हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अलफता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 10th के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा हिस्ट्री हमने उठाया है। और आज से हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी ऑब्जेक्टिव, जो भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, उन सबको डील करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं शुरू में आपको 2 सेकंड का वक्त दूंगा, आप 2 सेकंड में आंसर करने का प्रयास करें, अन्यथा फिर मैं जवाब दूंगा तो आप उससे मिला भी सकते हैं। तो इससे आपका मिला भी सकते हैं आप कि आप कितना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, और नहीं बना सकते हैं तो फिर मैं उसको जवाब बताऊंगा। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स। पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या फिर मनसबदारी प्रथा? फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा इसलिए क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवाल का जवाब बताऊंगा और ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना होगा तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वीडियो को करूँगा, क्योंकि उससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ आंसर को मिलाएंगे, ये सफिशिएंट है हमारे लिए। बाकी एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊँगा, अगर ज़रूरत होगी, आप लोग चाहेंगे तो मैं लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल है हमारा, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा जवाब? एंड द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज निरंकुश शासन। निरंकुश शासन की वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो आपको पता है 1789। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा सवाल, दूसरा सवाल है हमारा, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ये 2014 में पूछा गया सवाल है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बूर्बो राजवंश। बूर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी दोबारा से वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 1804। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। ये भी 2021 में पूछा गया है बिहार मैट्रिक एग्जाम में। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा सवाल का जवाब? क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज मेटरनिक। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि मेटरनिक युग की शुरुआत कब से हुई थी? मेटरनिक युग की शुरुआत। अगला सवाल है हमारा 5वां नंबर सवाल, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना? बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था मतलब पुरानी व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना, क्योंकि नेपोलियन के पतन के बाद मेटरनिक युग का शुरुआत होता है। आगे बात करते हैं, मेटरनिक आखिर था कौन? ये आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, बताइए क्या होगा सही जवाब? एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑस्ट्रिया का क्या था? वो चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? तो आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है, जहाँ सम्मेलन हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, वियना। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर? एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, डेट इज मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन कोड कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। एंड द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, मतलब बी, ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, रोमानीवाद क्या था? क्वेश्चन नंबर 9, रोमानीवाद क्या था? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? एक सांस्कृतिक आंदोलन था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, इटली एवं जर्मनी, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। अगला सवाल है हमारा, इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये भी पूछा हुआ एग्जाम में। बताइए फ्रेंड्स, तो इटली और जर्मनी कहाँ आता है? यूरोप में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान, बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? मारियान है। आप एक बार इसका फोटो जरूर देख लें गूगल पे कि मारियान होता क्या है, कैसा दिखता है, जो उसका राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो आपको पता है कि अशोक स्तंभ जो है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। उसी तरह से फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक मारियान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 8, दैट इज पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण से ही फ्रांस में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था फिर वियना कांग्रेस के बारे में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1815, और यहीं से मेटरनिक युग की शुरुआत भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन
स्थापित हुआ, किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ, क्वेश्चन नंबर 14। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजतंत्र भी होगा लेकिन संवैधानिक आधार पर होगा, संविधान के अनुसार होगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 15 का 1707, डेट इज़ ये है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि 1707 बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के लिए भी, क्योंकि भारतीय इतिहास में औरंगजेब की मृत्यु भी 1707 में हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 16, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मेजनी। मेजनी जो था यंग यूरोप और यंग इटली का भी संस्थापक मेजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 16। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मेजनी। मेजनी को ही इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ ले इटली के एकीकरण का तलवार किसको कहते हैं, तो तलवार हो जाएगा गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो है वो क्या है, एक ही इटली के एकीकरण का तलवार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो अभी हम आपसे बात करते हैं मेजनी का संबंध किससे है, कार्बोनरी से है। तो मेजनी से इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट, पहला क्या हो गया, यंग इटली का इसने निर्माण किया, स्थापना की, यंग यूरोप का इसने स्थापना किया, कार्बोनरी की सदस्यता ली और इटली के एकीकरण का इसको मसीहा भी कहा जाता है इनको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, क्वेश्चन नंबर 19। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, डेट इज काउंट कावुर्ड ने। काउंट कावुर्ड ने क्या किया, इटली की समस्या को ऐसा दिखाया कि जैसे कि वो पूरे यूरोप की समस्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो अभी हमने बात किया कौन था वो, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, डेट इज मेजनी। मेजनी यंग इटली के संस्थापक थे, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन 21 नंबर सवाल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, तलवार, और ये चाहते थे तलवार के दम पर इटली का एकीकरण कर दिया जाए, तो सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। अगर आप यहाँ पे देखें तो लाल कुर्ती एक सेना है जिसको रेड शर्ट्स कहते हैं। रेड शर्ट्स एक सेना है जिसको गैरीबाल्डी ने बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि ये तलवार के दम पर चाहते थे इटली का एकीकरण करना। कावूर कौन था, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज इटली का प्रधानमंत्री। आप बताएं फ्रेंड्स कि इटली का प्रधानमंत्री काउंट कावूर को किसने बनाया था, कमेंट सेक्शन में बताएं किसने नियुक्त किया था प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया, क्वेश्चन नंबर 23 है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज मेजनी। मेजनी ने ही फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का भी गठन किया था, तो ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। कार्बोनरी की सदस्यता किस वर्ष हुई थी, कार्बोनरी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन नंबर 24। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फ्रेंड्स, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, मतलब सेलर, जो नाव चलाने वाला होता है, नाव चलाने वाला। चलिए आगे बात करते हैं, काउंट कावूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अभी मैंने आपसे पूछा था फ्रेंड्स कि काउंट कावूर को प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था, तो विक्टर इमैनुअल ने किया था। पिडमॉन्ट और सर्डिनिया का ये क्या था, शासक था। आगे बात करते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पढ़िए और जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज बिस्मार्क। क्योंकि बिस्मार्क का संबंध कहाँ से, जर्मनी से है, इसलिए। और बाकी मेजनी का भी संबंध इटली से है, काउंट कावूर का भी, और गैरीबाल्डी, ये तीनों का संबंध जो है किससे है, इटली से, जबकि बिस्मार्क का संबंध कहाँ से है, जर्मनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, क्वेश्चन नंबर 28। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज प्रशा का शासक कौन था, विलियम प्रथम था। आगे बात करते हैं, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की, क्वेश्चन नंबर 29। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज प्रशा ने। और यह एक व्यापारियों का समूह था, व्यापारियों का, जालवेरिन। अगला सवाल देखेंगे, सिडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था। सिडॉन का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये किसके बीच हुआ था, ये अगर आप देखें तो ये हुआ था फ्रांस और प्रशा के बीच में, हुआ था सिडॉन का युद्ध। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क का संबंध कहाँ से था, जर्मनी से था। और ये किसकी विचारधारा से प्रभावित था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सवाल हो जाएगा हिगेल। बिस्मार्क था वो हिगेल की विचारधारा से बहुत ही प्रभावित था। हिगेल एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है दार्शनिक है, जो कि यूरोप से संबंध रखते हैं।
आगे बात करते हैं जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो ऑब्वियस निम्न में कौन होगा, हमेशा ऑस्ट्रिया रहा है जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। किस संघ, जर्मन राइन संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा आंसर, जर्मन राइन संघ। यहाँ पे जर्मन छोटा हुआ है तो यहाँ पे जर्मन लगा देंगे, जर्मन राइन संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। यहाँ पे कुछ युद्ध का नाम दिया हुआ है, आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि इसमें डेट निकालना है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे आप। सेडोवा का युद्ध कब हुआ, प्रशा डेनमार्क का युद्ध कब हुआ, सेडोन का युद्ध कब हुआ। तीनों के चारों का जो डेट है वो डेट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सिडोन के युद्ध के साथ। क्वेश्चन नंबर सिडोन का युद्ध, यहाँ पे अभी इसके ऊपर भी हमने इस बात को डील किया था कि जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था, सिडोन के युद्ध के साथ। जर्मेनिया क्या थी, क्वेश्चन नंबर 35। जर्मेनिया क्या थी, जर्मन राष्ट्र का क्या है, ये प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, जर्मेनिया जो क्या है, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, पता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज 1871। जालवेरिन एक संस्था थी, अभी मैंने ऊपर में बात किया था किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का डील हो गया, व्यापारियों, बी। क्वेश्चन नंबर 38, सेडाओ या इसको सेडोवा भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको सेडोवा दिखेगा, सेडोवा, सेडोवा का युद्ध या सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई। यहाँ पे ध्यान देना, कौन जीता या किसके बीच में हुआ ये नहीं पूछ रहा, कौन हारा, यहाँ पे हार किसकी हुई ये पूछ रहा है। तो कौन पराजित हुआ, क्वेश्चन नंबर 38 में हो जाएगा, वो कौन है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है सेडावा के युद्ध में क्या हुआ था, पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था, क्वेश्चन नंबर 39। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ। आगे बात करते हैं हेगेल कौन था। तो अभी हमने बात किया था हेगेल के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था बिस्मार्क, और वो क्या है कि दार्शनिक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा दार्शनिक। दार्शनिक मतलब थिंकर या फिलोसोफर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि सन 1897 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 41। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सिडोन। और यही कौन युद्ध कहलाता है फ्रेंड्स, सिडोन का युद्ध जो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, सिडोन का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि के द्वारा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। आगे बात करते हैं शेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है। क्वेश्चन नंबर 43। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज जर्मनी के एकीकरण से। बिस्मार्क तो है ही, शेल्सविग भी है, और होल्स्टीन का संबंध भी किससे है, तो जर्मनी के एकीकरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 44। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स दो नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट भी और नेपोलियन थर्ड भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क का संबंध कहाँ से है, तो जर्मनी से, अभी हमने देखा। और जर्मनी के ही वो क्या थे, चांसलर थे, और उन्होंने ही क्या किया था, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था कि हम खून भी बहाएंगे और लोहे का भी इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ हम जर्मनी का एकीकरण भी करके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे आप। तो 46 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। अभी मैंने आपसे ऊपर पे पूछा था कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट है सेडोन का युद्ध कब हुआ। सेडोन का युद्ध कब हुआ, अभी हमने ऊपर में देखा था फ्रांस और परसा के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1870 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, ये पूछा हुआ है, सवाल है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 48। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज बिस्मार्क को ही जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। 49 नंबर सवाल है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में, क्वेश्चन नंबर 49। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। अभी हमने इसके ऊपर में देखा था, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। अगला सवाल देखते हैं हम, जर्मनी के एकीकरण, ये वाला हो गया ना, हाँ चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, सॉरी कहाँ गया सवाल। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 50। तो आप देखिए फ्रेंड्स, सब जगह एक ही जैसा सवाल पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना कि सवाल घुमा के पूछे तो आप उसका जवाब देने में तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 51,
51 पूछ रहा है यूरोप का मजीर पेशेंट ऑफ द यूरोप किसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 51 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तुर्की है। पहले इसका नाम तुर्की हुआ करता था, अब इसका नाम क्या चेंज हो गया, तुर्की हो गया। तो आप ध्यान देंगे तुर्की। आपको कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड्स कि तुर्की की राजधानी कैपिटल ऑफ तुर्की क्या है, क्योंकि तुर्की का जो कैपिटल था पहले इस्तांबुल, लेकिन अभी जो है तुर्की की राजधानी बदली है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि तुर्की की राजधानी क्या है, नहीं तो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको तुर्की की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 52, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान जो है प्रेरणा का स्रोत रहा है, किसका रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, डैट इज यूनान का रहा है। लेकिन आज जो है आपको यूनान नाम का कोई देश नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नाम जो है अभी वो क्या है, ग्रीस है। और इसी की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, एथेंस है, जहाँ से हमको ओलंपिक खेल जो निकला है, ओलंपिक गेम जो है वो यहीं से निकला है, यूनान से निकला है। तो आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ एक बहुत ही महान जिसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, वो भी जो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी यहीं से थे, यूनान से थे, यूनान के शासक थे वो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, एंड दैट इज बी, तुर्की की पराजय हुई, क्योंकि तुर्की के ही अधीन में आता था यूनान, और फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, इस सब ने मिल करके एक साथ संयुक्त सेना से लड़ा था और यूनान को हराया था। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत सारे सवाल को डील करना है। क्वेश्चन नंबर 54, 1829 में एड्रिनोपल की संधि किस देश के साथ हुई। क्वेश्चन नंबर 54 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रूस के साथ हुई। और फाइनली यूनान जो था वो क्या बन जाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 एंड दैट इज यूनान को कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना। ये सब सवाल पूछे जाने वाले सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर इन सब सवाल को ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे। जो भी आपको याद नहीं है उसको नोटबुक में देखेंगे, नहीं तो फिर दोबारा से रिपीट करके देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा काम पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जैसे कि मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स कि हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स का, 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज शुरू की गई है। तो इसमें सारे चैप्टर्स का वीडियो क्वेश्चन जो है वो आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ आपको मिल जाएगा, जिससे अगर चैप्टर पढ़ेंगे आप तो उसके बाद आप इसके प्रैक्टिस के लिए मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, मेरे वीडियोस से समझ सकते हैं आप। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 56, डैट इज़ हंगरी की भाषा क्या थी। तो मैग्यार हंगरी की भाषा है, मैग्यार। 56 हो गया। आगे बात करते हैं 57, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो क्या परिणाम हुआ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 58 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील किया फ्रेंड्स, 58 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया चैप्टर फर्स्ट से। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर से कहीं से भी कोई भी पॉइंट आपका छूटा नहीं होगा। तो इस तरह से अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।